नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। शेयर बाजार का मूड आज अचानक पलट गया। आखिरी के कुछ मिनटों में निफ्टी तेजी से लुढ़का और 26,000 के नीचे चला गया, जिससे माहौल एकदम दबाव वाला हो गया। आधे घंटे की इस गिरावट ने पूरे दिन की मजबूती को खत्म कर दिया। क्लोजिंग तक आते आते मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर हो गई और एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 पर पहुंच गया, यानी हर एक बढ़ते शेयर के सामने 3 शेयर गिरते दिखे। इसी वजह से करीब 40 निफ्टी स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 441 अंक गिरकर 84,791 पर और निफ्टी 109 अंक टूटकर 25,960 पर बंद हुआ। मिड कैप और डिफेंस शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जबकि ऑटो और कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी बनी रही। आज का ट्रेडिंग सेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ लगा। पहले हाफ में आईटी और बैंकिंग शेयरों ने मार्केट को संभाला, लेकिन दूसरे हाफ खासकर आखिरी 1 घंटे की गिरावट ने पूरा सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। डिफेंस स्टॉक्स पर आज सबसे ज्यादा चोट पड़ी। एचएएल के तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश की खबर का असर पूरे डिफेंस पैक में दिखा और एचएएल व बीईएल जैसे स्टॉक्स 2 से 4% टूट गए। कैपिटल गुड सेक्टर भी दबाव में रहा, क्योंकि सीजी पावर को मिला चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री का ऑर्डर कैंसिल हो गया। इससे स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देखी गई। बाजार की गिरावट के बीच ऑटो सेक्टर लगातार मजबूत दिख रहा है। खासकर 2 व्हीलर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही और आइचर मोटर्स तथा बजाज ऑटो आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। आईटी और फाइनेंशियल्स के कुछ स्टॉक्स ने गिरावट के माहौल में भी हरे निशान में क्लोजिंग दी। टेक महिंद्रा, विप्रो और श्रीराम फाइनेंस आज के सबसे मजबूत स्टॉक्स रहे। आज के निफ्टी टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, आइचर मोटर्स, बजाज ऑटो, विप्रो और श्रीराम फाइनेंस के नाम शामिल रहे, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल, मैक्स हेल्थ केयर और ग्रासिम टॉप लूजर्स बने। मिड कैप एक्शन में आरवीएनएल और एनबीसीसी सबसे आगे रहे और दोनों स्टॉक्स 4 से 5% ऊपर बंद हुए। एस्टेक लाइफ में भी लगातार तेजी जारी रही और इस महीने स्टॉक करीब 3% चढ़ चुका है। कर्नाटका बैंक ने आज फिर मजबूत प्रदर्शन किया और करीब 4% ऊपर बंद हुआ। इसी तरह एमसीएक्स भी मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री के बाद 2% ऊपर क्लोज हुआ। दूसरी तरफ नवामा और एंजल वन में 3% तक की गिरावट आई, क्योंकि कैपिटल मार्केट कंपनियां आज बाजार के साथ दबाव में रही। मैक्स फाइनेंशियल में तेजी आई, क्योंकि खबरें हैं कि सरकार इसके इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस बिजनेस के मर्जर को जल्द मंजूरी दे सकती है। रियल एस्टेट शेयर आज एक बार फिर फिसले। नए लेबर कोड्स लागू होने से कंपनियों की लागत 10 से 15% बढ़ सकती है। इसी चिंता में पूरे सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट की गिरावट बिजनेस की कमजोरी से नहीं, बल्कि महंगे वैल्यूएशन की वजह से है। कई स्टॉक्स पिछले 12 से 18 महीनों में 2 गुना हो चुके थे, जिसके बाद मार्केट बिना किसी नए ट्रिगर के इतनी कीमतें देने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में सेक्टर पर दबाव बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में रियल एस्टेट की कहानी अभी भी मजबूत है। शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और मजबूत प्री सेल्स 2026 तक सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। करेंसी मार्केट में आज बड़ा झटका देखने को मिला। भारतीय रुपये टूटकर 89.49 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक लो पर पहुंच गया, जबकि ग्लोबल मार्केट पूरी तरह शांत थे। न डॉलर इंडेक्स में हरकत, न क्रूड में कोई मूवमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई कई दिनों से 88.80 के लेवल को बचा रहा था, लेकिन आज आरबीआई ने दखल नहीं दिया। इसी वजह से मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और गिरावट अचानक तेज हो गई। सोर्सेज के अनुसार सरकार इंश्योरेंस एक्ट में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बीच मर्जर की इजाजत देने का प्रस्ताव है। अभी इंश्योरेंस एक्ट की सेक्शन 35 ये मर्जर बिल्कुल मना करती है, इसलिए ये बदलाव पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। अगर ये नियम बदलता है तो बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाने का रास्ता खुल जाएगा और इसका सीधा असर मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर पड़ सकता है। अभी तक सेक्शन 35 की वजह से दोनों का स्ट्रक्चरल मर्जर असंभव था, लेकिन नया कानून आते ही ये डील संभव हो सकती है। इस बदलाव से इंश्योरेंस सेक्टर में कंसोलिडेशन का एक नया दौर शुरू होगा, जहां कई कंपनियों की होल्डिंग संरचना पूरी तरह बदल सकती है। मतलब पूरे इंडस्ट्री का पावर बैलेंस बदल सकता है।
दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक ऐसे बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया है जिसमें ठग फर्जी कंपनियां और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे थे। ये लोग खुद को यूके बेस्ड स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड जैसा दिखाकर प्री आईपीओ और स्टॉक मार्केट में भारी रिटर्न का लालच देते थे। इस गिरोह की असलियत तब सामने आई जब दिल्ली के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर मिली एक महिला के कहने पर इस नकली प्लेटफॉर्म में पैसा डाला और उसके 1.6 करोड़ रुपए फंस गए। शिकायत के बाद पता चला कि ये पैसा जीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन जैसी फर्जी संस्थाओं के खातों में भेजा जा रहा था। पुलिस अब इस रैकेट के बाकी सदस्यों और पैसे की रिकवरी। स्विगी का एडजस्टेड एबिटडा घाटा H1 2025 में 109% बढ़कर $178 मिलियन पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये $85 मिलियन था। घाटे में ये उछाल मुख्य रूप से इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स बिजनेस में भारी निवेश की वजह से आया है। प्रोसेस के मुताबिक कंपनी ने इस दौरान मजबूत मांग देखी, ग्राहक संख्या 35% बढ़कर 2.16 करोड़ हो गई और कुल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 43% की बढ़त आई। फूड डिलीवरी बिजनेस में भी 18% ग्रोथ के साथ लाभप्रदता में सुधार दिखा। इंस्टामार्ट ने सबसे तेज ग्रोथ दिखाई, जहां ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 105% बढ़ी और औसत ऑर्डर मूल्य में 26% उछाल आया। प्रोसेस का मानना है कि क्विक कॉमर्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए स्विगी इसका लीडर बनने के लिए आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा है। स्विगी का घाटा इसलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी फुलफिलमेंट, डिलीवरी नेटवर्क और स्केल बढ़ाने में बहुत पैसा झोंक रही है, यानी कमाई बढ़ रही है लेकिन लागत उससे भी तेज रफ्तार से ऊपर जा रही है। MSCI ने नवंबर 2025 की स्टैंडर्ड इंडेक्स रीबैलेंसिंग की घोषणा कर दी है, जिसमें कई बड़े भारत आधारित शेयरों में बदलाव देखने को मिले हैं। ये बदलाव 24 नवंबर से लागू होंगे और इससे बाजार में MSCI ड्रिवन ट्रेडिंग काफी बढ़ने की उम्मीद है। इस बार फोर्टिस हेल्थकेयर, पेटीएम, GE वर्नोवा TND इंडिया और सीमेंस एनर्जी इंडिया को MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। इन शेयरों में बड़े इनफ्लो की संभावना है, जिससे शॉर्ट टर्म में अच्छी खरीदारी दिख सकती है। टाटा एलेक्सी और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस बार इंडेक्स से बाहर किया गया है, जिसके कारण इनके शेयरों में आउटफ्लो और संभावित बिकवाली देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कॉनकॉर पर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा माना जा रहा है। सरकार इस विंटर सेशन में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, जो बीमा सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव होगा इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर, जिसमें एक ही एजेंट कई बीमा कंपनियों के लिए एक साथ काम कर सकेगा। ये बदलाव LIC और SBI लाइफ जैसे दिग्गजों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि LIC के 92% और SBI लाइफ के 28% नए प्रीमियम एजेंटों के जरिए आते हैं। अब एजेंट किसी एक कंपनी के प्लान तक सीमित नहीं रहेंगे और ग्राहकों को दूसरी कंपनियों के ऑप्शन भी दे पाएंगे। LIC और SBI लाइफ ने इस मॉडल का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे एजेंटों का फोकस बटेगा और मिस सेलिंग बढ़ेगी, लेकिन सरकार फिलहाल इसे लागू करने के पक्ष में दिखाई दे रही है और इसके बाद IRDAI इस मॉडल के लिए विस्तृत नियम बनाएगा। इस बिल में कई और बड़े बदलाव भी शामिल हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस, जिससे एक ही लाइसेंस में लाइफ, जनरल और हेल्थ तीनों बेचने की सुविधा मिल जाएगी, और निवेश नियमों में ढील भी प्रस्तावित है। इन सभी परिवर्तनों का सीधा असर ग्राहक और कंपनियों दोनों पर पड़ेगा। एजेंटों के लिए कमाई के नए मौके खुलेंगे, ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स को बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि LIC के बिजनेस मॉडल पर दबाव बढ़ेगा। दिलीप बिल्डकॉन ने नाल्को के मेगा माइनिंग टेंडर में L1 बनकर लगभग 5,000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, जिसमें पोटाम्बी बॉक्साइट माइंस का डेवलपमेंट, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पूरा OLCC सिस्टम शामिल है। ये प्रोजेक्ट 25 साल तक चलेगा, जिससे कंपनी को लंबे समय तक स्थिर और लगातार राजस्व मिलता रहेगा। शुरुआती 3 साल में कंपनी को OLCC, रोड, वाटर इनटेक और बड़े पैमाने पर माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम पूरे करने होंगे और इसमें लगभग 7 मिलियन टन मटीरियल संभालना होगा। इसके बाद अगले 22 साल तक नियमित माइनिंग ऑपरेशन चलेंगे, जहां कुल 77 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिलीप बिल्डकॉन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें पूरा एंड टू एंड काम शामिल है, माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और OLCC तक, जो भविष्य में और बड़े सरकारी माइनिंग ऑर्डर्स के लिए एक मजबूत आधार दे सकता है। वैरॉक इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां कंपनी को एक ग्लोबल EV निर्माता से हाई वोल्टेज पावर ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करने का 8 साल का स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट का पीक ईयरली वैल्यू लगभग 800 करोड़ रुपए तक जा सकता है, जो कंपनी के EV बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने वाला कदम है। ये पूरा पैकेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, इन्वर्टर्स, ऑनबोर्ड चार्जर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और DC to DC कन्वर्टर्स जैसे हाईटेक कॉम्पोनेंट से जुड़ा है, जिनका उत्पादन वैरॉक अपनी रोमानिया फैक्ट्री से करेगा। ये कंपनी की ग्लोबल क्वालिटी और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और मजबूत करता है।
डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरीज की सब्सिडरी को यूरोपियन कमीशन से प्रोलिया और एक्जीवा के बायोसिमिलर AVT03 की मंजूरी मिल गई है, जो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन लॉस और कैंसर पेशेंट्स में होने वाली बोन जटिलताओं के इलाज में इस्तेमाल होता है। ये मंजूरी कंपनी के लिए बड़े यूरोपीय मार्केट में मजबूत उपस्थिति बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोडक्ट को एल्वोटेक डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा, जबकि प्रमुख बाजारों में रजिस्ट्रेशन और कमर्शियलाइजेशन डॉक्टर रेड्डी संभालेगा। एक्यूमे सोलर ने इंडियन रेलवेज के राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर में 130 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट जीत लिया है, जहां कंपनी ने 4.35 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई है। ये पूरी बिजली सीधे रेलवे को सप्लाई की जाएगी ताकि उनकी 24 घंटे चलने वाली बिजली की जरूरत पूरी हो सके। ये प्रोजेक्ट सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज के मिश्रण पर आधारित होगा ताकि लगातार और स्थिर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। टेंडर के तहत पहले 3 साल में कम से कम 75% और बाद में 85% उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है, जो मजबूत स्टोरेज और हाइब्रिड क्षमता के बिना संभव नहीं। सेगल इंडिया को रीसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से एक नया लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसके तहत उन्हें 400/220 kV वेलगांव सब स्टेशन बनाना होगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 24 महीने की है। इसके बाद कंपनी 35 साल तक इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस संभालेगी। कंपनी हर साल 58.5 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन चार्जेस कमाएगी। शेयर की कीमत सोमवार को 1.01% गिरकर 239 रुपए पर बंद हुई। अपोलो हॉस्पिटल्स ने पुणे के स्वारगेट में अपना नया हॉस्पिटल शुरू किया है। फिलहाल इसे 250 बेड के साथ खोला गया है, जबकि इसकी कुल क्षमता 400 बेड की है। कंपनी का कहना है कि क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से इसकी क्षमता आगे बढ़ाई जाएगी। GMR पावर की सब्सिडियरी GMR एनर्जी ने एक नई पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी GMR कलिंगा सोलर पावर लिमिटेड का गठन किया है। कंपनी ने साफ किया है कि ये स्टेप किसी भी तरह के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आता। सूर्य रोशनी को EXT3LP कोटिंग वाली स्पाइरल पाइप सप्लाई करने का 105.18 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की पाइप कोटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए एक अच्छा ट्रिगर माना जा रहा है। पारस डिफेंस ने इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है ताकि मिलकर कमर्शियल ग्रेड MRI मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया जा सके। ये कदम भारत में हेल्थ टेक और स्पेस टेक को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। हडको ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है। दोनों संस्थान शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। साथ ही मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसियों के साथ सहयोग की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI से मंजूरी मिली है कि 1729 कैपिटल और उसके सहयोगी बैंक में 7.14% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ये कदम बैंक के स्ट्रैटेजिक निवेशकों की सूची को और मजबूत कर सकता है। स्टर्लिंग बायोटेक केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रमोटर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर वो 5100 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द कर दी जाएंगी। कोर्ट ने साफ कहा कि जब सार्वजनिक पैसा बैंकों के पास वापस पहुंच रहा है और सभी पक्ष सहमत हैं, तो आपराधिक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बचता। इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम और उधार वसूली की प्रक्रिया दोनों को मजबूती मिल सकती है। LIC ने वोल्टास में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.089% कर दी है, जिससे साफ है कि बड़े संस्थागत निवेशक अभी भी कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं। हालांकि कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे थे, इसलिए मार्केट इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है। शेयर सोमवार को 2.49% गिरकर 1361 रुपये पर बंद हुआ। परसिस्टेंट सिस्टम्स का शेयर CLSA की बुलिश रिपोर्ट के बाद ऊपर आया है, जहां स्टॉक के लिए 8,270 रुपए का टारगेट दिया गया है। CLSA का कहना है कि कंपनी को AI और BFSI सेगमेंट में लगातार अच्छी डिमांड मिल रही है, जो आगे मजबूत ग्रोथ का आधार बन सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने पिछले कुछ महीनों में अच्छी रिकवरी दिखाई है और अप्रैल की गिरावट के बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। कंपनी के प्रोएक्टिव डील विंस और एग्जीक्यूशन को इस रैली का मुख्य कारण माना जा रहा है। वारी एनर्जीज ने आज खराब माहौल में भी हरा रंग दिखाया, क्योंकि कंपनी की 1.5 गीगावाट की नई सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी गुजरात में कमीशन हो गई है। इस अपडेट ने स्टॉक को मार्केट की कमजोरी के बावजूद सपोर्ट दिया। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि देश के मैक्रो इकोनॉमिक संकेतक इस समय अच्छे दिख रहे हैं और अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने साफ बताया कि पॉलिसी रेट में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है और इसकी शुरुआती संकेत अक्टूबर वाली MPC मीटिंग में भी दिख चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि रेट कट होगा या नहीं, इसका फैसला अब दिसंबर वाली MPC मीटिंग में लिया जाएगा, यानी बाजार और निवेशकों को फिलहाल अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। उनका कहना है कि रुपए की 3 से 3.5% सालाना कमजोरी सामान्य है, क्योंकि ये ज्यादातर ग्लोबल करेंसी मूवमेंट पर निर्भर करती है।
अगर आने वाले दिनों में आर्थिक संकेतक मजबूत बने रहे तो आरबीआई भविष्य की पॉलिसी में रेट कट की तरफ थोड़ी और मजबूती से बढ़ सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि आरबीआई अपनी अगली एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा सकता है। एसईबीआई ने बीएसडीए से जुड़े नियमों को आसान बनाने का नया ड्राफ्ट जारी किया है ताकि छोटे निवेशकों का डीमैट अकाउंट चलाना और भी सस्ता और सुविधाजनक हो सके। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज की वैल्यू तय करने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है ताकि बीएसडीए पात्रता बिल्कुल सही तरीके से गिनी जा सके। डिपॉजिटरीज को हर तिमाही सभी निवेशकों की बीएसडीए योग्यता दोबारा जांचनी होगी और सहमति अब सिर्फ ईमेल पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि अन्य प्रमाणित चैनलों से भी ली जा सकेगी। एसईबीआई ने जनता और इंडस्ट्री से 15 दिसंबर 2025 तक सुझाव मांगे हैं और पूरा ड्राफ्ट एसईबीआई की वेबसाइट के लीगल सर्कुलर सेक्शन में उपलब्ध है। अफगानिस्तान ने भारत को अपने सोने, लिथियम और अन्य खनिजों में निवेश का बड़ा अवसर दिया है जिनकी कीमत का अंदाजा $1 ट्रिलियन तक माना गया है। हालांकि भारतीय उद्योग जगत का कहना है कि किसी भी निवेश से पहले पूरी तरह वैज्ञानिक सर्वे और ढांचा तैयार होना जरूरी है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उसकी निष्क्रिय पड़ी गोल्ड और मिनरल माइंस को फिर से शुरू करे क्योंकि वहां सुरक्षा स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। इसके बदले में वो टैक्स छूट, आसान इम्पोर्ट ड्यूटी और स्थानीय प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं देने को तैयार हैं। व्यापार और कुशलता बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान ने भारत से वीजा, बैंकिंग चैनल और एयर कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं हल करने की अपील की है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस मुलाकात में साफ कहा कि उनके बीच संबंध हमेशा से भरोसे और गर्मजोशी पर आधारित रहे हैं। जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में बाजार की जबरदस्त वॉलेटिलिटी ने दिग्गज निवेशकों की होल्डिंग्स पर सीधा असर डाला और कई बड़े पोर्टफोलियो डबल डिजिट गिरावट में चले गए। इस दौरान आशीष धवन के पोर्टफोलियो में करीब 29% की सबसे बड़ी गिरावट दिखी, जबकि आशीष कचोलिया, अनिल गोयल और मुकुल अग्रवाल जैसी प्रोफाइल्स भी 10% से 29% तक फिसल गईं। खासतौर पर मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो जून के 6,990 करोड़ से घटकर सितंबर में 5,979 करोड़ पर आ गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने न्यूलैंड लैबोरेटरीज, रेडिको खैतान और जोटा हेल्थ केयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि उन्होंने नुवामा वेल्थ, पीटीसी इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर समेत 30 से ज्यादा स्टॉक्स में एक्सपोजर कम किया। इरीस लाइफ साइंसेज ने अपने सबसे बड़े फैसलों में से एक लेते हुए स्विस पैरेंटल्स में बची हुई 30% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 423 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि कंपनी इस रकम का कैश में भुगतान नहीं करेगी, बल्कि शेयर स्वैप के जरिए 23,06,372 नए शेयर जारी करके ये डील पूरी करेगी, जिनका इशू प्राइस 1,835.35 रुपए तय किया गया है। इस शेयर स्वैप के बाद स्विस पैरेंटल्स पूरी तरह इरीस की 100% सहायक कंपनी बन जाएगी।